विद्वता अच्छे दिनों में आभूषण, विपत्ति में सहायक और बुढ़ापे में संचित धन है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के प्रश्न पत्र पर। यह इस प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 3 है। आज के इस सेशन में हम कुल 25 क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपकी तैयारी, आपके रिवीजन और अपने को परखने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को प्रारंभ से अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। यह इस प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने कुल 80 क्वेश्चन हल किए हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न हैं। आज के इस सत्र में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 105 तक हल करेंगे। आप सेशन को धैर्य और लगन के साथ वॉच कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ विचारक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित परंपराएं या सिद्धांत दिए गए हैं। हमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचानना है। एडमंड बर्ग, रॉबर्ट नोजिक, जेरेमी बेंथम, अल्सडेयर मैकेंटायर। दूसरी तरफ है समुदायवाद, इच्छा स्वतंत्रतावाद, रूढ़िवाद और उपयोगितावाद। ठीक है, अब यहां हमें कूट को पहचानना है कि कौन सा कूट इसके संबंध में एकदम सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 3241। 1 का 3 एडमंड बर्ग संबंधित है रूढ़िवाद से। दूसरा बी का 2 यानी रॉबर्ट नोजिक हैं संबंधित इच्छा स्वतंत्रवाद से। सी का 4 यानी जेरेमी बेंथम आप जानते हैं उपयोगितावाद से संबंधित हैं। और डी का 1 हो जाएगा, यानी अल्सडेयर मैकेंटायर संबंधित हैं समुदायवाद से। समुदायवाद, स्वतंत्रवाद, रूढ़िवाद, उपयोगितावाद, नारीवाद आपने सुने होंगे, जाने होंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ समुदायवाद और स्वतंत्रतावाद यानी स्वतंत्रवाद से संबंधित समकालीन राजनीतिक चिंतन के विचारकों के नाम बताता हूं, आप उन्हें ध्यान में रख लीजिए। यहां से प्रश्न बनता है, समकालीन राजनीति चिंतन में प्रमुख स्वेच्छातंत्रवाद के विचारक यानी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक यहां पर हैं आइजिया बर्लिन, F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक। तो इनका आप नाम ध्यान में रख लीजिए। ये समकालीन राजनीति चिंतन में प्रमुख स्वेच्छातंत्रवाद के विचारक हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा। राजनीति चिंतन में समुदायवाद के विचारकों को भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। समुदायवाद अनेक नए पुराने दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित है। समुदायवाद के समकालीन यानी नए विचारक यहाँ पर मैंने बताए हैं, ध्यान में रख लीजिए। तो समकालीन विचारक जो कि समुदायवाद से संबंधित हैं उनमें प्रमुख हैं माइकेल ओकसार्ट, माइकेल सैंडेल, माइकेल वाल्जर, हन्ना आरेंट, एलिसडेयर मैकेंटायर और चार्ल्स टेलर। तो ये वाला वहाँ पर पूछा गया था, एलिसडेयर मैकेंटायर। तो ये हैं समुदायवाद के समकालीन या नए विचारक आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पर जो पुराने विचारक हैं, पुराने दार्शनिक हैं समुदायवाद से संबंधित, उनको भी मेंशन किया है। इनमें आते हैं अरस्तु जो कि यूनानी दार्शनिक हैं, जे रूसो यानी फ्रांसीसी दार्शनिक, GWF हिगेल जर्मन दार्शनिक हैं, TH ग्रेन आप जानते हैं। तो ये हैं समुदायवाद के पुराने दार्शनिक, और यहाँ पर मैंने बताए हैं समुदायवाद के समकालीन या नए दार्शनिक अर्थात विचारक। तो ध्यान में आप रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। समुदायवाद से संबंधित विचारक और जो स्वेच्छातंत्रवाद के विचारक हैं उनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है।
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 3241। इस प्रकार से प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिए ताकि प्रश्न गलत ना हो और आप सही से उन्हें हल कर सकें। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाउ मनी मोर अदर जजेस। यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं? 25, 33, 31 या 26। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 33। वर्तमान में भी 33 है। अभी आप जानते हैं कुछ दिनों पहले 9 न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ग्रहण ली थी और वर्तमान में 33 है मुख्य न्यायाधीश सहित। 32 अन्य न्यायाधीश होंगे प्लस 1 होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कुल 33। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें थे। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को परखिए और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, जो कि मैच्ड नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, यह तो सत्य है, यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, जो कि उत्तराखंड देहरादून में है और एलबी शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर स्थित है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, यह भी सत्य है। तीसरा है रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, यह गलत है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में नहीं है बल्कि यह स्थित है बड़ोदरा में, और बड़ोदरा आता है गुजरात में। अहमदाबाद भी गुजरात में आता है, लेकिन इसका उत्तर होगा बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें हमें गलत जोड़े को पहचानना था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी? किसने कहा कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर एरिस्टोटल होगा। यह कहा था अरस्तु ने। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं और यह प्लेटो के शिष्य थे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? यानी लोक निगम प्रकार का जो प्रशासन होता है वह क्या प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है? इनमें से पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अचीव कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता या सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ठीक है, यानी मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विथ बिजनेस इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। लोक निगम, लोक निगम के संबंध में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप देख लीजिए। आपने रेखा, लाइन, स्टाफ और सहायक एजेंसियां सुना होगा। तो रेखा या लाइन जिसे कहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, सरकार के प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं। जो सरकार का प्रशासनिक संगठन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी सरकार का, उसमें 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं। उन्हें रेखा या लाइन, स्टाफ और सहायक कहते हैं। इन तीनों के बीच का भेद इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अंतर में निहित होता है। तो रेखा के अंदर आता है लोक निगम। सबसे पहले रेखा या लाइन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। रेखा एजेंसियां सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो रेखा या लाइन एजेंसियां होती हैं वह संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। बाकी स्टाफ और सहायक इसकी सहायता करती हैं। तो लोक सेवा में 4 प्रकार की रेखा एजेंसियां होती हैं, यानी लाइन एजेंसियां होती हैं, जिनमें सरकारी विभाग, लोक निगम, सरकारी कंपनियां और स्वतंत्र नियामक आयोग यानी IRC होते हैं। तो ये 4 होते हैं।
तो लोक निगम भी रेखा या लाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, अर्थात सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण होगा। लोक निगम प्रकार का प्रशासन इसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से। एक कठोर संविधान वो है, ठीक है, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज डेट। एक कठोर संविधान क्या होता है? संविधान कठोर और कोमल होते हैं। जैसे भारत का संविधान कठोरता और कोमलता का समन्वय है, यानी उसमें कठोरता भी है और कोमलता भी है। जिसे संशोधित ना किया जा सके ऐसा तो नहीं है, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके ऐसा भी नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। तो ऐसा संविधान जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके उससे कहते हैं कठोर संविधान। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है और ब्रिटेन का संविधान कोमल संविधान का उदाहरण है। भारत का संविधान कठोर और कोमल का मिश्रण है। समझ गया आप? तो ऐसा संविधान जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित ना किया जा सके बल्कि उसके लिए विशेष विधि का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं कठोर संविधान। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत, जिसे अंग्रेजी में डिटेंट कहते हैं, का तात्पर्य क्या है। डिटेंट बिटवीन यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर इम्प्लाइज। तो अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का क्या तात्पर्य है? शीत युद्ध के दौरान की ये बात है। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच हुआ था, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर हुआ था 1945 से 1990 तक, लगभग 45 सालों तक यह चला। तो देतांत क्या था? परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, परस्पर अविश्वास या प्रतिस्पर्धा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। ठीक है, बी एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू। थोड़ा सा बता देता हूँ कि देतांत या डिटेंट कहते हैं किसे हैं। यहाँ पर मैंने उसे मेंशन करने की कोशिश की है, आप उसे समझ लीजिए ताकि यहाँ पर से यदि कोई प्रश्न बने तो आप उसे इजीली कर सकें। ये है, आप इसे समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। थोड़ा सा यदि आप इसे समझोगे तो आपके ये काम आएगा। तनाव शैथिल्य भी से कहते हैं, देतांत भी कहते हैं, या अंग्रेजी में डिटेंट कहते हैं। यह मूलतः एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तनाव विराम या तनाव शैथिल्य, अर्थात तनाव में कमी लाना, तनाव में विराम लाना। यह एक फ्रेंच शब्द है। विशिष्ट तौर पर इसका उपयोग दो राष्ट्रों के बीच संबंध सुधरने की दशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के रिश्तों में जब थोड़ा सा सुधार हुआ तो उसे व्यक्त करने के लिए। शीत युद्ध 1945 से 1991 के दौरान तनाव भरे दौर में एक ऐसा समय भी आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध बेहतर हुए। कोल्ड वॉर के दौरान एक समय ऐसा भी था, एक दौर ऐसा आया जब यूएसए और यूएसएसआर के मध्य संबंध बेहतर हुए, अच्छे हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने रूस का दौरा किया और परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर सहमति बनाई। इसी समय को दर्शाने के लिए डेटेंट या तनाव शैथिल्य शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्ते जब बेहतर हुए, अच्छे हुए और निक्सन ने रशिया की यात्रा की और आपस में परस्पर शांतिपूर्ण अस्तित्व पर सहमति बनी, इसी समय को दर्शाने के लिए डेटेंट, तनाव शैथिल्य या देतांत शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझ में रख लीजिए। यानी तनाव शैथिल्य का मतलब है तनाव विराम, अर्थात दोनों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाना, अच्छे बनाना और परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना विकसित करना। समझ गया? अगला प्रश्न है यहाँ पर 88 नंबर का। सूचना प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, सूची प्रणाली के अंतर्गत यानी अंडर द लिस्ट सिस्टम ईच वोटर, मतदान के कई तरीके होते हैं। तो एक होती है सूची प्रणाली, तो इसके अंतर्गत वोटर क्या करता है? अंडर द लिस्ट सिस्टम ईच वोटर एक पूरी
सूची को अपना मत देता है, यानी वोट्स फॉर द लिस्ट एज ए होल, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, या जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। तो सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी लिस्ट को अपना मत देता है, यानी वोट्स फॉर द लिस्ट एज अ होल। यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए आप कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जैसे हमारे देश में सूची प्रणाली या हेयर प्रणाली, लोकतंत्र के अंदर मतदान के कई तरीके होते हैं, कई प्रणालियां होती हैं, कई प्रकार का सिस्टम होता है। यहाँ पर पूछा गया हेयर प्रणाली का अर्थ है, हेयर सिस्टम रेफर्स टू, हेयर प्रणाली का अर्थ क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली यानी कम्युलेटिव सिस्टम, या सामान्य बहुमत प्रणाली अर्थात सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, हियर सिस्टम रिफर्स टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमण मत प्रणाली हेयर प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यूपी प्रवक्ता का जो प्रश्न पत्र हुआ था, इस बार की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित यह प्रश्न पत्र है सिविक्स का। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे हौसले बुलंद रहें अगली वीडियो बनाने के लिए। आपकी तैयारी के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको परखने के लिए भी। अगला प्रश्न था यहाँ पर, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, जेफरसन या एडम स्मिथ? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यह कहा था जेफरसन ने। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल 25 प्रश्न होंगे इसमें, इसलिए आप सेशन को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया था लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपरोक्त दोनों यानी ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी द डॉक्ट्राइन ऑफ लेसेस फेयर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, निगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था लेसेस फेयर यानी अबंध नीति। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी ए गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस हालात में, किस कंडीशन में, या आप कह सकते हैं किस परिस्थिति में? जब भी वह ऐसा चाहे, ऐसा तो नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दें, ऐसा भी नहीं है। जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, या जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहा है। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, उस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आप जानते हैं एक सत्र में यानी संसद के 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो जब राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अचानक कोई कानून लाना पड़े, कोई अध्यादेश लाना पड़े, तो उस कंडीशन में राज्यपाल ऑर्डिनेंस लाता है। और यही सेंटर पे यदि लागू होगा तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा और किसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कंडीशन में केंद्र में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सके, और राज्यों में यह अधिकार राज्यपाल का होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पर 4 महासचिवों के नाम दिए गए हैं।
उन्हें उनकी नियुक्ति के क्रम में हमें सम्मिलित करना है यहाँ कूट से। यूथांड कुर्त वाल्दाइम ट्रिग्वेली डैग हैमरसोल्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप कोशिश कर सकते हैं कि उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी नहीं, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। सबसे पहले आएगा ट्रिग्वेली, यह सबसे पहले आ जाएगा। ट्रिग्वेली पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के और ये नॉर्वे के थे। फिर चौथा आएगा डैग हैमरसोल्ट, उसके बाद यूथांड और लास्ट में आएगा कुर्त वाल्दाइम। तो ये हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवों का सही क्रम 3 4 1 2। यहाँ पर मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैंने इन्हें मेंशन किया है, यानी जितने भी महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान तक बने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। उनके नाम किस देश से संबंधित थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। कुल इतने ही बने हैं अभी तक। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो वर्तमान तक जो भी महासचिव बने हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पहले महासचिव थे ट्राइग्वेली, ये नॉर्वे के थे और 1946 से 1952 तक रहे। उसके बाद बने डैग हैमरसोल्ट, ये स्वीडन के थे और 1953 से 1961 तक रहे। उसके बाद बने यूथांड, यह थे म्यांमार के और 1961 से 71 तक रहे। उसके बाद बने कुर्त वाल्डहीम, ये थे ऑस्ट्रिया के और 1972 से 1981 तक रहे। तो वो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इन्हीं को आगे पीछे कर दिया गया था। उसके बाद बने जेवियर पेरिस द कुयार, ये पेरू के थे और 1982 से 1991 तक रहे। उसके बाद बने बीबी गाली यानी बुतरस गाली, यह मिस्र के थे और 1992 से 1996 तक रहे। उसके बाद बने कोफी अन्ना, ये घाना के थे और 1997 से 2006 तक रहे। उसके बाद बने वान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे, 2007 से 2016 तक रहे। उसके बाद बने एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और यह 2006 से कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये 9वें महासचिव हैं। ट्राइग्वेली 1, डैग हैमरसोल्ट 2, यूथांड 3, कुर्त वाल्डहीम 4, जेवियर पेरिस द क्यूआर 5, बीबी घाली 6, कोफी अन्ना 7, वान की मून 8 और एंटोनियो गुटेरेस 9। तो 9वें व्यक्ति हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं 24 अक्टूबर 1945 से वर्तमान तक। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। और इन्हें ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था। किसने कहा कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर एंटीथेटिकल ईच अदर, दीज व्यूज वाज हेल्ड बाय, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यह किसने कहा। लॉर्ड एक्टिन, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की या ई. बार्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह कहा था लॉर्ड एक्टन ने। तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा, यह आप ध्यान में रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी 11 प्रश्न और हम हल करेंगे। कुल 25 प्रश्न आज के इस सत्र में हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, यानी अधिकरणस इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र आर 12, 15, 10 या 16। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कितने अधिकरण हैं, कितने अध्याय हैं, कितने विषय हैं, उन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप समझ लीजिए और ये प्रश्न आपके काम आ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने इसे दर्शाया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है 15, ठीक है। प्रकरण यानी विषय हैं 180, अध्याय यानी चैप्टर इसमें 150 हैं और श्लोक हैं इसमें 6000। तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें अधिकरण है, प्रकरण है, अध्याय हैं, श्लोक हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि किस अधिकरण में क्या है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। जो कुल 15 अधिकरण हैं उनमें से पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन की बात कही गई है। 6 से 13 तक के अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की बात कही गई है, यानी राज्य के विदेश संबंधों के बारे में विवेचना की गई है। आखिरी के शेष 2 अधिकरणों में यानी 14वें और 15वें नंबर के अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है।
समझ गए आप। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में दे देता हूँ कि इसमें राजनीति और कूटनीति, कानून और प्रशासन आदि बुनियादी सिद्धांतों को संक्षेप में व्यक्त किया गया है। तो अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इसमें राजनीति और कूटनीति, कानून और प्रशासन के बारे में बुनियादी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य द्वारा, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आप इसे आसानी से हल कर लोगे और आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? काफी सरल है। राजा राम मोहन राय इन्होंने नहीं कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं कहा, एम.एन. रॉय ने नहीं कहा, यह कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो 96 नंबर का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं, कई बार वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर्स ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? यानी भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य कब बने? 2015 में नहीं बने, 19 में भी नहीं बने, 18 में नहीं बने, ये बने थे 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। यहाँ पर मैं आपको संघाई सहयोग संगठन के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य राष्ट्र इसमें हैं, पहले कितने थे, ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। संघाई सहयोग संगठन, इसे शॉर्ट में SCO कहते हैं, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। क्या है? स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसके स्थापनाकर्ता सदस्य राष्ट्र, यानी स्थापना के समय इसके जो सदस्य राष्ट्र उनमें थे काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और चीन। ये थे उस समय, यानी 6 देश थे स्थापना के समय। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय बीजिंग यानी चीन में स्थित है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे। किसने कहा? यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। तो यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह किसने कहा? विलोबी, गार्नर और रस्तिया गेटेल। यह कहा था ऑप्शन नंबर डी गेटेल ने। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर था, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द प्रेशर ग्रुप डू नॉट एडॉप्ट? प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह का नाम आपने सुना होगा। तो संगोष्ठी यानी सेमिनार तो यह करते हैं, प्रोपेगेंडा यानी प्रचार भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ते, अर्थात कंटेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव ये नहीं लड़ते हैं। तो संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, वह चुनाव नहीं लड़ते, ये अपनी मांग लड़ने के लिए प्रचार करते हैं, लॉबिंग करते हैं। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर था, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? ठीक है, तो द ओनली थिंग फॉर विच मार्क्स प्रेज्ड ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा क्यों की? तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, या राष्ट्रों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका में, यानी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन नेशंस। तो राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका में मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आखिरी के 5 प्रश्न हैं, हल कर लीजिए, जवाब देने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है?
द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो किसी जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश होता है वह सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री या राज्य का राज्यपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य का राज्यपाल, माफ कीजिए राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ के आगे बढ़ते हैं। आखिरी के जो 4 प्रश्न बचे हैं उनको भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित एकदम सत्य है। 1928 में यह रिपोर्ट आई थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, यह गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना संबंधित हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत से, तो यही इसका उत्तर होगा क्योंकि ये गलत है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। 1916-17 में चंपारण जो बिहार है वहाँ पर नील की खेती जो होती थी उसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सुभाष चंद्र बोस संबंधित हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से, तो ये भी सत्य है। A, C, D सत्य है लेकिन बी गलत है। M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये संबंधित थे द्विराष्ट्र सिद्धांत। इन्होंने कहा था भारत एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, यानी हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज विद। संसद को, उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को? आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बताया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोनों को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। यदि राज्य का विधानमंडल या केंद्र में संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करती है तो वह बनाएगी कानून को निरस्त या शून्य घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ठीक है, तो हु सेड वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमन। जैसे स्त्री के लिए मातृत्व है उसी प्रकार युद्ध पुरुष के लिए है। यह किसने कहा? मुसोलिनी, मार्क्स, हीगेल या माओ। प्रश्न का सही उत्तर मुसोलिनी हो जाएगा। यह इटली से संबंधित है और फांसीवाद का नाम आपने सुना होगा, फांसीवाद से जुड़े हैं मुसोलिनी। तो इन्होंने युद्ध को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना था और ऐसा कहा था कि युद्ध के बिना पुरुष निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। तो मुसोलिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह फांसीवादी थे और इटली से संबंधित है। आखिरी प्रश्न है यह आज का, और इसके बाद आगे के प्रश्नों का हम अगली वीडियो में हल करेंगे, यानी 20 प्रश्न आखिरी पार्ट्स में आएंगे। यहाँ पर पूछा गया था छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंटेनमेंट बोर्ड। छावनी जो बोर्ड होते हैं उनके संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, यानी इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, यह तो सत्य है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, यह भी सत्य है। यह एक वैधानिक संस्था, यह भी सत्य है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, इससे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, यह गलत है और यही इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें कौन सा गलत नहीं है ऐसा पूछा गया था। छावनी बोर्ड आपने अवश्य सुने होंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आज के इस सत्र में हमने 25 प्रश्न हल किए हैं और यह इस प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 3 है। पहले भाग में 40 प्रश्न किए, दूसरे भाग में 40 किए, तीसरे भाग में हमने आज 25 प्रश्न हल किए। आखिरी भाग में हम आखिरी के 20 प्रश्न हल करेंगे, तब कुल मिलाकर 125 प्रश्न हो जाएंगे। ये प्रश्न आपकी तैयारी के लिए, आपके रिवीजन के लिए और आपको आइडिया देने के लिए कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, यह अनुमान लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मुझे लगता है सेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि अन्य लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ऑल द बेस्ट, खुश रहो और अपना ख्याल रखिएगा।